2021 का वर्ल्ड किडनी डे 11 मार्च को था और इसका स्लोगन था लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। पिछले एपिसोड में हमने एडल्ट नेफ्रोलॉजी की बात की थी। इस एपिसोड में हम पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी की बात करेंगे, जो कि एक नया स्पेशलाइजेशन है। इसके लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर यशु सैनी, जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चीफ नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने अपनी MBBS और MD पीडियाट्रिक्स में बड़ौदा से की और इसके बाद इन्होंने फर्स्ट फेलोशिप पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी में नई दिल्ली एम्स से की और सेकेंड फेलोशिप पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी लीड्स इंग्लैंड से। और हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर रूप शर्मा, जो एक हॉस्पिटल में PICU सीनियर कंसल्टेंट हैं। MBBS में गोल्ड मेडलिस्ट रहे डॉक्टर रूप ने पीडियाट्रिक्स में MD 2009 में की। इन्होंने अपनी फेलोशिप पीडियाट्रिक इंसेंटिव एंड क्रिटिकल केयर नई दिल्ली से और दूसरी फेलोशिप UK से 2016 में की। सर, पेपटॉक विद राहुल सूद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राहुल जी। सबसे पहले जानना चाहते हैं कि पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी क्या होता है सर? राहुल जी, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी एक अभी रिसेंट ही शुरू हुई स्पेशलिटी है, जिसमें हम लोग शिशु रोग के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आगे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लेते हैं बच्चों की यूरिन और किडनी की समस्याओं को जिसके अंदर डील और ट्रीट किया जाता है। बहुत ही कम सेंटर्स हैं इंडिया में जो इस स्पेशलिटी की ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। मेरी ट्रेनिंग ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली से हुई है और उसके बाद मेरी सेकंड ट्रेनिंग UK से लीड्स टीचिंग हॉस्पिटल जो कि इंग्लैंड में है वहाँ से हुई है। तो पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी के अंदर स्पेसिफिकली हम जन्म से लेकर के 15 साल तक के बच्चों में किसी भी प्रकार की यूरिन और किडनी से रिलेटेड समस्याएं, चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे वो किडनी का कम काम करना हो, चाहे किसी प्रकार के बनावटी डिफेक्ट हो यूरिनरी सिस्टम के अंदर, उन सबको कैसे डायग्नोस किया जाए, उनका क्या बेस्ट पॉसिबल इलाज हो सकता है, वो सब कुछ इस स्पेशलिटी के अंदर आता है। तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट नेफ्रोलॉजी? एडल्ट नेफ्रोलॉजी से ये बहुत डिफरेंट है क्योंकि उसके कई सारे कारण हैं। एक तो एडल्ट नेफ्रोलॉजी के अंदर जो मुख्यतः वयस्कों के अंदर जो बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां लाइफस्टाइल रिलेटेड हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण किडनी की बीमारियां होना, डायबिटीज़ के कारण किडनी की बीमारियां होना, मोटापे के कारण किडनी की बीमारियां होना। जबकि बच्चों के अंदर जो मेजर चंक किडनी और यूरिनरी प्रॉब्लम्स का है, वो या तो बर्थ डिफेक्ट्स की कैटेगरी में आता है या फिर वो जेनेटिक होती हैं, या थर्ड कैटेगरी जो आती है वो होती है इम्यून मीडिएटेड, जिसका मतलब है कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही हमारी किडनी को अटैक करने लगती है और उससे अलग अलग प्रकार की बीमारियां किडनी में डेवलप हो जाती हैं। तो ये तीन ब्रॉड कैटेगरी हैं जिसके कारण बच्चों में किडनी की बीमारियां होती हैं, जो कि वयस्कों से काफ़ी डिफरेंट है। दूसरा, जब बच्चे किसी किडनी की बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो हमें सिर्फ किडनी की बीमारी को ही ठीक करना है ऐसा नहीं होता है। उसके साथ साथ बच्चे की ग्रोथ, उसका फिज़िकल डेवलपमेंट, उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। बच्चे की न्यूट्रिशन कैसा रहेगा, इन चीज़ों के बारे में एडल्ट नेफ्रोलॉजी के अंदर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वयस्क अपनी हेल्थ और उसकी हाइट, वेट सब कुछ वो अचीव कर चुका है, उसमें अब कोई फर्दर ग्रोथ का पोटेंशियल नहीं है। तो ये दो मुख्य कारण हैं जिससे ये पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी एडल्ट से डिफरेंट है। दूसरा, जो पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन शिशु रोग होती है, जिसके अंदर वो लोग MD या जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं वो करते हैं। तो हमारा जो बेसिक नॉलेज है या बेसिक जो ट्रेनिंग है वो बच्चों की फील्ड में ही होती है। तो इसलिए बच्चों की किडनी और यूरिन प्रॉब्लम्स को डील करना हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट नेफ्रोलॉजी के अंदर। तो सर, इंडियन सोसाइटी में जो पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी का क्या आज के डेट में अगर देखें तो क्या रेलेवेंस है या क्या इम्पोर्टेंस है, आपको क्या लगता है? राहुल जी, जब तक मैं इंडिया में था, आई थिंक मैं इस क्वेश्चन का सही आपको आंसर नहीं दे पाता, बट जब मेरे को UK जाने का मौका मिला मेरी सेकंड ट्रेनिंग के लिए 2019 के अंदर, तब मैंने वहाँ जाकर के ये रियलाइज़ किया कि पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी की इंडियन सोसाइटी में उतना ही रोल है जितना कि हर मेजर स्पेशलिटी का है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि
यूके की या यूनाइटेड किंगडम की जो जोग्राफिकल एरिया है वो करीब करीब हमारे राजस्थान जितना है, और उसकी पॉपुलेशन राजस्थान की 80-90% है। बट यूके के अंदर 4-5 मेजर सेंटर्स हैं जहाँ पे पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी फुली डेवलप्ड है। अराउंड 30 ट्रेंड पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और एकदम बेस्ट क्वालिटी का ट्रीटमेंट वहाँ पे अवेलेबल है। अब अगर इसी चीज़ को हम राजस्थान स्टेट में कंपेयर करें तो पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी की सर्विसेज जयपुर और जोधपुर के अलावा किसी और सिटी में उपलब्ध नहीं है। मुश्किल से 2-3 पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं जो इन शहरों में पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में ही इतने पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं जितने अकेले यूके के अंदर हैं। तो अभी एक तरह से हम कहें कि पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी बडिंग स्टेज में है, उसमें काफ़ी ग्रोथ का पोटेंशियल है, जिससे सोसाइटी को और ख़ास तौर से बच्चों को काफ़ी मदद मिल पाएगी, क्योंकि माता पिता इस चीज़ को लेकर ज़्यादा जागरूक नहीं है कि उनके बच्चे को किसी प्रकार की किडनी या यूरिनरी प्रॉब्लम है तो उसके लिए उन्हें कहाँ दिखाना चाहिए, राइट प्लेस क्या है उनको दिखाने की। तो आपके माध्यम से, इस टॉक शो के माध्यम से मैं हमारे जनता को, माता पिता को, सारे अभिभावकों को यही जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आपको कभी ये आभास हो या आपको अपने डॉक्टर से ये पता चले कि बच्चे को किसी भी प्रकार की यूरिन या किडनी से रिलेटेड कोई समस्या है, तो आप अपने नज़दीक के पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें ताकि आपको बेस्ट काउंसलिंग और बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफर हो सके। तो सर, जैसे एडल्ट्स के अंदर डायलिसिस होता है, तो क्या बच्चों में भी ये संभव है या होता है बच्चों में डायलिसिस? बिल्कुल, बच्चों में भी डायलिसिस होता है और इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ सकती है बच्चों के अंदर। बच्चों की ही नहीं, नवजात जो न्यूबॉर्न्स होते हैं, नवजात बच्चे जो होते हैं, उनमें भी डायलिसिस की प्रक्रिया की जाती है। अब डायलिसिस कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एक तो हम खून को डायरेक्ट मशीन के द्वारा फिल्टर करते हैं, जिसको हम मेडिकल भाषा में हीमोडायलिसिस बोलते हैं। दूसरी प्रक्रिया के अंदर पेट के अंदर एक ट्यूब द्वारा मेडिकेटेड एक दवाई वाला पानी डाला जाता है और उसके थ्रू डायलिसिस की प्रक्रिया पूरी की जाती है, जिसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। और तीसरी जो अभी हमारे जयपुर शहर में रिसेंटली ही उपलब्ध हुई है बच्चों के लिए, जो कि एडवांस्ड टेक्निक है डायलिसिस की, वो है CRRT। तो ये तीनों तकनीकें बिल्कुल अलग अलग हैं। सर, बड़ों में तो जैसे फिस्टुला बनाते हैं डायलिसिस के लिए या नेकलाइन डालते हैं, तो बच्चों में डायलिसिस कैसे होता है? देखिए, ये फिस्टुला बनाना और नेकलाइन डालना ये ज़रूरत पड़ती है जब हम हीमोडायलिसिस कर रहे होते हैं। तो अगर हम बात करें कि मैंने जितनी भी डायलिसिस की पद्धति बताई, उसमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट एफिकेसी या तुरंत रिस्पॉन्स करने वाली पद्धति कौन सी है, तो वो हीमोडायलिसिस है। हीमोडायलिसिस के लिए ही हमें फिस्टुला बनाना पड़ता है, जिसके अंदर खून की नसों को और आर्टरीज को कनेक्ट करके एक ब्रिज बनाया जाता है, और उसके अंदर जो डायलिसिस मशीन से निकलने वाले सर्किट की नीडल्स लगा करके डायलिसिस किया जाता है, जो कि वयस्कों के अंदर होता है। बच्चों में फिस्टुला बनाना संभव है, मगर जनरली बच्चे के लंबाई और वज़न के आधार पे 8 से 10 साल से नीचे के बच्चे, उम्र के बच्चों में फिस्टुला बनाना संभव नहीं है, क्योंकि उनके हाथ पे उतनी जगह उपलब्ध नहीं होती है। दूसरा, बच्चों में फिस्टुला, इतने छोटे बच्चों में फिस्टुला आसानी से मैच्योर भी नहीं करता है, तो इसलिए बच्चों में हम नेक लाइन के द्वारा ही हीमोडायलिसिस करते हैं। और भी तरीके हैं जिससे हम हीमोडायलिसिस कर सकते हैं। हम ये जो लाइन या जो कैथेटर हम गर्दन की नस में डालते हैं, वो हम पैर की खून की नलियों में डालकर भी डायलिसिस कर सकते हैं। और अगर डायलिसिस को लंबा चलाना है तो अलग तरह के कैथेटर्स आते हैं जो चमड़ी के नीचे फिक्स हो जाते हैं, और उनसे हम हीमोडायलिसिस 1.5 साल तक कर सकते हैं।
नेक लाइन पड़ा होना या कहीं भी हीमोडायलिसिस के कैथेटर का शरीर में होने से कई बार कुछ इन्फेक्शन के रिस्क होते हैं, जो इस तरह के कैथेटर जो कि चमड़ी के अंदर प्लेस हो जाता है और उसके खाली आगे का मुंह जहाँ पे सर्किट कनेक्ट किया जाता है वही बाहर एक्सपोज रहता है, ये रिस्क मिनिमल हो जाते हैं। तो ये उन बच्चों में ख़ास तौर से बहुत सहायक हैं जिनमें हम फिस्टुला बना नहीं सकते हैं और हमें हीमोडायलिसिस लंबे समय तक करना है। तो आपको क्या लगता है सर कि ये जो डायलिसिस होता है बच्चों में वो उसका स्पैन कितने टाइम तक अपन कर सकते हैं? देखिए, बच्चों के अंदर अगर किडनी कम काम कर रही है या नहीं काम कर रही है, उस परिस्थिति में बच्चे को डायलिसिस के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो डायलिसिस एक माध्यम है, एक ब्रिज है जिसके दौरान बच्चे की किडनी को आराम मिलेगा और दवाइयों से या बाकी इलाज से किडनी रिकवर करेगी, या फिर किडनी अगर परमानेंटली काम करना बंद कर चुकी है तो ये जो माध्यम, ये ब्रिज है, ये हमें मदद करेगा कि बच्चा डायलिसिस के थ्रू उस समय तक पहुंच जाए जब हम बच्चे का गुर्दा प्रत्यारोपण कर सकें। वैसे ट्रांसप्लांट कौन सी एज में होता है सर बच्चों में? बच्चों के अंदर ट्रांसप्लांट की कोई स्पेसिफिक एज नहीं है। जनरली बच्चे का वज़न ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अगर बच्चा 10 किलो का हो चुका है, जो कि जनरली 1 साल के बच्चे हो जाते हैं, जिनकी किडनी ख़राब है उनका वज़न नॉर्मल बच्चों के मुकाबले कम बढ़ता है, तो हो सकता है कि 1.5 से 2 साल तक वो बच्चा 10 किलो का वज़न अचीव कर ले। उसके बाद उस बच्चे का गुर्दा प्रत्यारोपण किया जा सकता है। डायलिसिस जो है वो PICU में होता है या उसको कैसे करते हैं? बच्चा छोटा है और उसको हमें डायलिसिस करना है, तो डायलिसिस के प्रोसीजर के दौरान बच्चे को कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो कि जनरली वयस्कों में ये समस्याएं काफ़ी कम होती हैं, और होती हैं तो उनकी सीवियरिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। इसलिए डायलिसिस के दौरान एक बच्चों के इंटेंसिविस्ट, जिसको हम पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट कहते हैं, उनका उपलब्ध होना और उनका सपोर्ट होना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो जैसा मैंने बताया आपको कि बच्चों का जो डायलिसिस है वो PICU में ही होना चाहिए, बच्चे के स्वास्थ्य के और बच्चे का कोई एक्यूट कोई प्रॉब्लम ना उत्पन्न हो। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए इसमें क्या क्या संभावित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, और हम लोग यानी पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट मिल करके इन समस्याओं को कैसे हैंडल करते हैं, और हम 1.5-2 साल 1 साल तक के बच्चों का डायलिसिस भी सक्सेसफुली कर पाते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए मैं अभी बुलाना चाहूँगा डॉक्टर रूप शर्मा को, जो कि पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट हैं, और हम मिलकर के साथ हमारी डायलिसिस यूनिट के अंदर बच्चों का डायलिसिस करते हैं। सर, पेप टॉक विद राहुल सूद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो राहुल जी। सर, आप पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट हैं, और इसका क्या रोल होता है सर? देखिए, पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट अगर सरल भाषा में समझा जाए तो बच्चों की गहन चिकित्सा इकाई होती है, जिसमें ज़्यादा सीरियस बच्चे या जिनको ज़्यादा मॉनिटरिंग की या देख रेख की ज़रूरत होती है, अंडर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, उनको ICU में रखा जाता है। और ICU में जो सुपरविज़न करते हैं वो पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट होते हैं, और उन बच्चों पे हम ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं जिन बच्चों को एक एक पल के मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। हर आधे घंटे में, हर 15 मिनट में हम बच्चों की मॉनिटरिंग को चार्ट करते हैं, लिखते हैं, और इसको पुरानी चीज़ों से कंपेयर किया जाता है कि अब बच्चे ने पिछले 6 घंटे में क्या रिस्पॉन्स दिखाया, और क्या अब हमको कुछ नया करने की ज़रूरत है जिससे हम बच्चे को थोड़ा और बेटर कर पाएँ, या हमने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं जो हमको चाहिए ऑन पेपर्स। पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर का पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी में, जैसा कि डॉक्टर यशु ने जिक्र किया अभी, एक ऐसा रोल है जैसे कि हाथ में हाथ लेके 2 दोस्त चलते हैं। बिना पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर के और बिना पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी के दोनों अधूरे हैं, ये मेरा मानना है। बच्चों में जब भी कोई डायलिसिस सेशन हम स्टार्ट करते हैं, उस समय बच्चों के वाइटल्स लेना, जैसे कि ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट रेट होता है, ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो हम एक पीडियाट्रिक ICU में करते हैं और इसको डॉक्यूमेंट करते हैं। अब जैसा कि मेरी ट्रेनिंग लंदन से हुई है, उसमें और इंडियन सिनेरियोज़ में आज से अगर 6 साल पहले की बात करी जाए तो काफ़ी डिफरेंस था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग वही सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने लगे हैं जो हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में फॉलो करते हैं, जो कि मैंने फॉलो किए हैं वहाँ पर। और अब हम ये कोशिश करते हैं कि जो प्रोटोकॉल पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर सोसाइटी ने एक गाइडलाइन जैसे दिए हुए हैं, हम उसके हिसाब से चलें, जिससे हम बच्चों का बेटर मैनेजमेंट कर पाएँ
और वही चीज़ें हम कर पाएँ जो बच्चे को उस पॉइंट ऑफ टाइम पर चाहिए, जिसका हम लोग अभी जिक्र कर रहे थे डॉक्टर यशु के साथ। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि डायलिसिस में जब बच्चों को अपन करते हैं तो काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, तो वो किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं डॉक्टर साहब? देखिए, पीडियाट्रिक हीमोडायलिसिस का जैसा डॉक्टर यशु ने अभी जिक्र किया, ये 2 तरीके से होती है। एक तो मेंटेनेंस डायलिसिस, जो कि इन्होंने बताया कि बच्चा हर दूसरे दिन आता है, डायलिसिस कराता है और अपने घर चला जाता है। तो उस चीज़ में हमारा एक प्राइम एम ये होता है कि बच्चा जब आईसीयू में आता है डायलिसिस के लिए तो उसके पूरे पैरामीटर्स नोट किए जाते हैं। बच्चे को क्या एक दिन पहले फीवर था या नहीं था, बच्चे का ब्लड प्रेशर डायलिसिस के पहले और बाद में, बच्चे की हार्ट रेट, बच्चे का टेम्परेचर, क्या बच्चे ने कितना खाना खाया है अभी 2 घंटे पहले, क्या कोई वॉमिटिंग का एपिसोड था या नहीं था, पिछले 24 घंटे में क्या बच्चे को कोई चक्कर जैसी कोई शिकायत हुई है। ये तो हो गया डायलिसिस शुरू करने के पहले की चीज़ें। अब जब डायलिसिस स्टार्ट होता है तो जैसा कि ब्लड बच्चे से निकल के डायलिसिस मशीन में रन करता है और वापस बच्चे में जाता है, तो उस समय कुछ अमाउंट बच्चे के शरीर से जब ब्लड बाहर आता है तो ये चांसेस होते हैं कि बच्चे का ब्लड प्रेशर अचानक से कम हो जाए। अब ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चा कभी कभी टॉलरेट नहीं कर पाता, जो कि बड़े लोग आराम से टॉलरेट कर जाते हैं। उसमें प्राइमरी है बच्चे को अचानक वॉमिटिंग होना, बच्चे को अचानक सर का हल्कापन लगना, बच्चे को अचानक झटके आ जाना, हाथ पैर फेंकना, जिसे हम नॉर्मल भाषा में मिर्गी का दौरा बोलते हैं, या बच्चे का हार्ट रेट अचानक इतना बढ़ जाना कि मशीन को फॉल्स अलार्म देने लग जाता है कि भाई मशीन में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम दूसरे एंड पे पेशेंट में हो रही होती है। तो ये हमको आइडेंटिफाई करना होता है जब हम डायलिसिस बच्चे का कर रहे हैं या डायलिसिस चल रहा होता है। दूसरी तरफ कुछ बच्चों के डायलिसिस ऐसे होते हैं जिनका पहला ही सेशन होता है। हमारे पास एक बच्चा आता है जिसको पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी की तरफ से डायग्नोज हुआ कि भाई इसकी किडनी काम नहीं कर रही है, अब हमको उसको पहली बार डायलिसिस करना है। वो इम्पॉर्टेंट बड़ा सेशन होता है क्योंकि उस समय हमको डायलिसिस की लाइंस डालनी पड़ती हैं, जो कि जैसा कि डॉक्टर यशु ने बताया कि गले में डलती है और पैर में डलती है। तो जब पहला डायलिसिस का सेशन होता है तो बच्चे के शरीर को नहीं पता कि वो किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करेगा। ब्लड निकल के बाहर जाता है, बच्चे का ब्लड प्रेशर अचानक कम हो जाता है, तो उस समय कई बार हमको मशीन रोकनी पड़ती है, बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा फ्लूइड देना पड़ता है या ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जिससे ब्लड प्रेशर बच्चे का बढ़ जाए। बच्चे की शक्कर अचानक कम हो जाती है रक्त में, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं मेडिकल टर्म में, उसका ध्यान रखना पड़ता है। बच्चे की हार्ट रेट बहुत फ्लक्चुएट करती है, वो हमको रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है। अगर 4 घंटे बच्चे की डायलिसिस का सेशन हमने प्लान किया है तो वो 4 घंटे बच्चे के लिए बहुत कीमती होते हैं, जो कि एक पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट और पीडियाट्रिक आईसीयू में बहुत अच्छे से मॉनिटर किए जा सकते हैं। इसके ऊपर अगर कोई ब्रेन से रिलेटेड इशू होता है, जिसका मोस्ट कॉमन सिम्टम है झटके आना, वो अगर विंडो मिस हो जाए तो वो बच्चे के लिए आगे जाके घातक हो सकता है। बच्चे के दिमाग में भी खून का स्राव हो सकता है और बच्चे को झटके कुछ इस तरीके से भी आ सकते हैं कि अचानक ब्लड बाहर निकल गया, बच्चे का ब्लड प्रेशर कम हो गया, शक्कर कम हो गई, बच्चे ने मिर्गी का दौरा फेंक दिया, वो अगर छूट जाए तो बच्चे के लिए घातक होता है। तो हम वो भी मॉनिटर करते हैं और एक एक मिनट और एक एक सेकंड का हिसाब हमारे कागजों पे होता है कि बच्चे ने इस सेकंड पे, इस मिनट पे कितनी हार्ट रेट थी और कितना ब्लड प्रेशर था। तो इसीलिए पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर बहुत बहुत ज़रूरी होता है जब एक छोटे बच्चे का डायलिसिस सेशन चल रहा होता है। वेरी नाइसली एक्सप्लेन डॉक्टर साहब। एक डॉक्टर साहब ने CRRT की भी बात करी थी, तो वो भी थोड़ा सा अगर आप बता सकें। देखिए, CRRT का अगर आप इसको एलेबोरेट करें तो इट इज़ कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें कंटिन्यूअस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोडायलिसिस हम 2 घंटे का 4 घंटे का सेशन करते हैं, 4 घंटे के बाद हम अपने टारगेट्स अचीव कर लेते हैं और अगले 18 घंटे हम बच्चे को मॉनिटर करते हैं। उसके बाद दोबारा उन 4 घंटों की बारी आती है। कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी उन बच्चों में किया जाता है जिनमें हम एक साथ बहुत ज़्यादा ब्लड बाहर नहीं निकाल सकते, नंबर 1। तो ऐसे बच्चे कौन से होते हैं? ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अचानक ही बुखार आने के बाद से, जिसको हम एक सेप्टिक शॉक नाम यूज़ करते हैं टर्म का। इसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन की वजह से शरीर के सारे अंग, किडनी, लिवर, ब्रेन, दिल काम करना या तो कम कर दिया है या बंद कर दिया है। तो अगर किडनी ने काम करना पूरी तरीके से बंद कर दिया है, किडनी एक बूंद भी पेशाब नहीं बना रहा है और उधर बच्चे के दिल भी कम काम कर रहा है, तो ब्लड प्रेशर अच्छे से नहीं बच्चा अपना रख पाता, तो बच्चा ब्लड प्रेशर की दवाइयों पे होता है। 1 दवाई पे, 2 दवाई पे, 3 भी कभी कभी लगानी पड़ जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर हम बच्चे का बना के रखें। अब उस टाइम पे अगर हम नॉर्मल डायलिसिस करेंगे तो शरीर ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि शरीर से 100 ml या 150 ml ब्लड बाहर आ जाए, तो उससे ब्लड प्रेशर वापस गिर जाएगा। तो ऐसे में हम लोग कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं
जिसमें हम ml/ml बच्चे का ब्लड बाहर आता है, मशीन में रन होता है और वापस बच्चे में जाता है। ये 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे ये तब तक चलती है जब तक किडनी को पूरी तरीके से हम सपोर्ट नहीं कर देते और किडनी के फंक्शंस यानी पेशाब का नॉर्मल हो जाना या किडनी फंक्शन जिसे हम एक नॉर्मल टर्म में RFTs भी बोलते हैं, वो नॉर्मल होना शुरू ना हो जाए तब तक हम बच्चे को CRRT पर रखते हैं। अब अगले 3 दिनों में हमने बच्चे को CRRT पर रखा, बच्चे के ब्लड प्रेशर अच्छे हो गए, हमने सेप्सिस पे कंट्रोल पा लिया अच्छे एंटीबायोटिक्स से और बच्चे का दिल मजबूत होने लगा, ब्लड प्रेशर अब मेंटेन होने लगे, हमने ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हटा दी, तो हम मान के चलते हैं कि 72 घंटे के बाद या 4 दिन के बाद उस CRRT की जगह हम फिर हीमोडायलिसिस पे शिफ्ट कर देंगे, जहाँ पर हम वही 4 घंटे का सेशन करेंगे और हीमोडायलिसिस के बाद ग्रेजुअली जब किडनी पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगी तब हम वो हीमोडायलिसिस का सेशन भी हटा देंगे। तो CRRT उन पेशेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत इन्फेक्शन की कैटेगरी में आते हैं, जिनके अपने खुद के अंग काम नहीं कर रहे होते हैं। सर लास्ट में मैं चाहूँगा कि कोई अगर आप मैसेज देना चाहें हमारी पब्लिक जो देख रही है उनको। देखिए, मेरा मैसेज यही रहेगा कि हमने अभी वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट किया है जिसका मोटो था लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज़। तो ये मोटो ये थीम अभी टाइम है कि अब हम जितना विकास कर चुके हैं मेडिकल साइंस में कि आज जयपुर जैसे शहर में बेस्ट पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो इसलिए जो माता पिता, जो अभिभावक जिनके बच्चे किसी न किसी तरह की किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं और इलाज ले रहे हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहूँगा कि आज हम बेस्ट क्वालिटी का ट्रीटमेंट ऑफ़र करके उनको भी एक अच्छी क्वालिटी की लाइफ, एक हैप्पी प्लेफुल लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि इस साल के वर्ल्ड किडनी डे के थीम का भी सार है। सर आप मेरा बस एक ही कहना है कि इन्होंने सारी चीज़ें बड़े अच्छे शब्दों में कवर कर दी हैं, लेकिन बस मैं यही एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक भी बच्चा ऐसा ना छूटने पाए हमारे समाज में जिसको किडनी की बीमारी है या थी और उसका इलाज नहीं हो पाए। अब वो चाहे एक पढ़े लिखे माँ बाप का बच्चा हो या एक मज़दूर का बच्चा हो, हमारा टारगेट यही है कि हम हर उस बच्चे का इलाज कर पाएँ जिसको किडनी की से रिलेटेड कोई भी बीमारी है या जिसको ICU की ज़रूरत है। हमारा प्राइम एम बस यही है। वेरी नोबल थॉट सर, एंड थैंक यू सो मच सर हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू राहुल जी।